हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोमून वहां पर मन में सोच रहा था, चलो ये अच्छा है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला और मैं चुपचाप इस इंसिडेंट को ऐसे जाने देता हूँ। और वहां पर जो स्पेयर डीमन का बच्चा होता है वो कहता है कि वाह, और मैं अभी तक जिंदा हूँ। और हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते जब स्पेयर डीमन और वो दूसरा बंदा लड़ रहे होते। जंग हुआंग कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा मूव नहीं था, लेकिन क्या तुम थोड़ा और मेहनत नहीं कर सकते। स्पेयर डीमन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम 1 मिनट के बाद में इतनी बातें कैसे कर पाओगे। और वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और चलो देखते हैं आखिर तुम कितना अच्छा कर रहे हो। और इसी के साथ में स्पेयर डीमन जब उसको मारने वाला होता है तभी वो नीचे साइड में कुछ देखता है और कहता है 1 मिनट ये। और वो कहता है अरे नहीं, और मेरा बेटा खतरे में है, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और दूसरा बंदा कहता है भाई आखिर तुम ऐसे समय में कहाँ देख रहे हो। और तभी वो देखता और कहता कि हाँ। और हम अभी का सीन देखते जहां पर कि वो दोनों ही उस स्पेयर डीमन के बेटे के पास में आते और कोई बोल रहा होता है कि जंग हुआंग और स्पेयर डीमन दोनों ने अपनी लड़ाई को रोक दिया। और ये सब क्यों है यार, और क्या ये सब कुछ उस गंदे वेनम किंग के कारण। और वो बच्चा कहता पिताजी, स्पेयर डीमन कहता तुम ठीक तो हो ना। तो बच्चा कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ। आगे हम देखते कि वो जो जेंग हुआंग होता है वो कहता है कि मैं अब थोड़ा मेरा मोटिवेशन चला गया यार, और क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगे। स्पेयर डीमन कहता है कि आज का दिन उसके लिए नहीं लग रहा है मुझे, और चलो इसको किसी और दिन के लिए छोड़ देते। और आगे स्पेयर डीमन कहता अगली बार बस ये हम दोनों ही होंगे और कोई नहीं। और इसी के साथ में वो कहता चलो अब यहाँ से चलते हैं। और उसका बेटा कहता है कि ठीक है। और उसके बेटे को वो कंधे पर उठाकर वापस वो कपड़ा डालकर जाने लगता है। वो मन में सोचता कितनी बेकार चीज है यार, और मैं उनकी लड़ाई को और देखना चाहता था, और ये सब कुछ उस स्टूपिड वेनम किंग के कारण। और तभी स्पेयर डीमन पीछे मुड़ता और कोई चीज फेंकता है वुमन की तरफ और कहता ये रख लो, और ये थोड़े से तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे बेटे को बचाने के लिए। और वुमन वो देखता और कहता कि मैं, और वो मन में सोचता कि स्पेयर डीमन को पता था कि जो मैंने चीजें की थी। और वो कहता कि तुमने मेरी जिंदगी पिछली बार बचाई थी, तो इसलिए मुझे आपको उस दया के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो आपको मुझे ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है। स्पेयर डीमन कहता कि मेरे बेटे की जिंदगी वो तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और इसीलिए ये इक्वल नहीं है। और चलो कुछ भी हो, लेकिन ये चीजें मेरे काम की नहीं, तो तुम ये रख सकते हो। वुमन कहता तो थैंक यू। और इसी के साथ में स्पेयर डीमन वहां से जाते हुए कहता है अगर नसीब रहा तो हम वापस फिर किसी दिन मिलेंगे। और दूसरे लोग देखते रह जाते और कहते क्या वो बस ऐसे ही चला गया। और यहाँ तक कि जोंग हुआंग भी गायब हो गया यार, और यहाँ तक आना मेरा ऐसे फालतू गया यार, और ये सब कुछ उस गंदे वेनम किंग के कारण हुआ। और मुझे खुशी है कि अब वो मर चुका यार। लेकिन आखिर वो अचानक से स्पेयर डीमन उस बंदे से क्यों बात कर रहा था जो कि ली बी फैमिली के यहाँ पर बस सामान उठाने वाला है। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो दोनों ही बिना किसी के नोटिस हुए ही गायब हो गए यार। और फिर भी मैं यहाँ पर अपनी वो विंड वाली टेक्निक इस्तेमाल कर पाया था, और बस उनको थोड़ी सी देर देखने के बाद में, और मैं लकी था कि मैं यहाँ पर उस स्पेयर डीमन से भी मिल पाया, और इससे मेरी और मदद होगी जब मैं कभी तलवार उठाऊंगा, और मैं पक्का कह सकता हूँ। और वो उनका भाई उसको देखते हुए सोच रहा होता कि ब्रदर, और आखिर स्पेयर डीमन ने मेरे ब्रदर से वापस क्यों बात की, और आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और वोमुन के सामने वो जो योंग नाम की लड़की होती है वो आती है और कहती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम उस वेनम किंग के हमले से बच गए, और वो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता था। वोमुन कहता कि हाँ मैं बस लकी था, और क्या आपको किसी तरह की डील वगैरह मिली। तो योंग कहते कि नहीं, एक भी नहीं। वोमुन कहता अरे ये तो शर्म की बात है। योंग कहती फिर भी, और ये अभी फाइनल नाइट है तो मैं देखूंगी आखिर क्या हो सकता है अंत तक, और तुम्हें भी अभी और कुछ ट्राई करना चाहिए और अच्छा समय पाने की कोशिश करनी चाहिए। वुमन कहता हाँ थैंक यू। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपने ओरा स्वॉर्ड लाता है और कहता है कि फ्यू, और मुझे मुझे अपनी ब्लेड ओरा को थोड़ा और ऐसे लाना होगा। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार में ओरा दिख रहा था। वो मन में सोचता जिस तरह से उस बिना नाम वाले ट्रेवलर ने अपने वो, और आगे वो मन में सोच रहा था जिस तरह से स्पेयर डीमन ने अपने ओरा का इस्तेमाल किया था, और बहुत ही ज्यादा फोकस स्ट्राइक जैसे कि हमने मुझे उस मास्टर ने बताई थी। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार में एकदम अच्छे से ओरा लाता और कहता कि हाँ बिल्कुल यही, और ये एकदम कॉन्सेंट्रेट हुआ ब्लेड हो रहा है, और ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आना सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा, और मैं कितना लकी इंसान हूँ नहीं। और जेंग हुआंग, जिन वॉन म्योंग और साथ ही में स्पेयर डीमन, और ये तीनों ही मेरे टीचर्स है। और वो कहता है थैंक यू आप सबके कारण। और पीछे से हम देखते हैं कि तभी वहां पर जेंग हुआंग आता है और कहता है कि वाह, और जैसी उम्मीद थी ब्रदर तुमसे, और तुम ऑलरेडी यहाँ तक अपने ब्लेड ओरा को भी पा चुके हो, और तुम सच में काफी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। वो मन कहता ओह बिना नाम वाले ट्रेवलर, और मुझे लगा था कि तुम ऑलरेडी जा चुके हो। और वो पहले वाली जो लड़ाई थी वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी, और इससे मेरी बहुत ज्यादा मदद भी हुई। जेंग हुआंग कहता है कि अगर ये सब कुछ उस वेनम किंग के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा चीजें दिखाता। और वो स्पेयर डीमन वहां पर अपने है ना दोनों हाथ पैरों पर ऐसे रेंगता हुआ वहां से भागता, लेकिन कितनी शर्म की बात है नहीं। वो मन कहता है कि 1 मिनट, स्पेयर डीमन वो भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था, और उसके स्पेयर का जो ओरा है उसको देखकर मुझे मेरा ये ब्लेड ओरा बनाने में काफी ज्यादा मदद हुई। तो जेंग हुआंग कहता है कि एक्सपर्ट की लड़ाई को देखना वो तो या तो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, या फिर तुम जिस तरह से इसको स्टडी करते हो उससे तुम्हें समझ आएगा।
और चलो तो आखिर अब तुम क्या करोगे और क्या तुम वापस घर पे जाना चाहते हो? वो मन कहता है कि हाँ, और जो ये सामान वगैरह लेकर जाना है वो कल के दिन यहाँ से निकलेंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। जेंग हुआंग कहता है बहुत अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा। वुमन कहता है हाँ तुम आखिर क्यों? तो जेंग हुआंग कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो वुमन कहता है बेटी से? और वुमन मन में सोचता है कि मैंने कहीं सुना था कि बैक सेंगन उनके कुछ बेटे नहीं है और लेकिन एक बेटी, और ऐसा कहा जाता है वो भी बहुत लंबे समय पहले मर चुकी है। और जेंग हुआंग कहता है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो भी तुम्हारे साथ में जाएगा राइट? तो वुमन कहता है हाँ तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है? और जेंग हुआंग कहता है कि हाँ, और मेरी बेटी शायद मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाए अगर मैं अपने पोते के साथ में जाऊं। और वुमन कहता है कि पोते, और आपके पोते भी यहाँ पर है क्या, कहाँ पर? और वो इधर उधर देखने लगता है। जेंग हुआंग कहता है कि वो एकदम मेरे सामने ही खड़ा है और तुम मेरे पोते हो संग वुमन। और इसी के साथ में वुमन जोर से चिल्लाता है क्या? और सामने वाला बंदा वापस हंसने लगता है। वुमन कहता तो क्या तुम मेरे नाना जी हो? लेकिन मेरी मम्मी ने तो कभी नहीं कहा था ऐसा कुछ, और क्या तुम वैसे मेरे साथ में मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा? तो जेंग वांग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा नाना जी हूँ, और फिर भी तुम मुझे बिना नाम वाला ट्रेवलर बुला रहे हो। और सबसे पहली जिस जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाई होगी वो तो तमीज होनी चाहिए नहीं? और इसी के साथ में वुमन मन में सोचता है उसकी मम्मी का नाम जो होता है बेक जिन जिन, और उसके ये दादाजी का नाम जिसका नाम है बेक सेंग उन। और वो मन में सोचता है मेरी माँ असल में बेक सेंग उन की बेटी है। और बेक सेंग कहता है कि तुम्हारी मम्मी वो मेरे साथ में पहले रहती थी जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन मैं इधर उधर से भटकने वाली जिंदगी जीता था, तो इसलिए मैंने उसको मेरे घर वाले मतलब मेरे परिवार के वहां पर भेज दिया था जो कि आयरन ब्लेड हाउस है, और जहां पर कि मुझे लगा था कि उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी रहेगी। और तुम्हारी मम्मी की बॉडी वो बहुत ज्यादा कमजोर है नहीं? वो मन कहता कि हाँ सही कहा। और आगे उसके नाना जी उसको बता रहे थे कि जैसे जैसे जिन जिन बड़ी होती रही उसके जो घर वाले थे वो उसकी एक अरेंज मैरिज कराने चाहते थे जिसके लिए कि उसने मना कर दिया था। और मेरी तरह वो भी किसी एक जगह पर टिकना नहीं चाहती थी, और इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो कहीं पर भी शादी करके चली जाएगी, और इसीलिए उसने घर को छोड़ दिया। और बाद में हमारे परिवार ने कुछ ट्रैकर्स का ग्रुप उसके पीछे भेजा था, और इस डर में कि उसके घर की रेपुटेशन कहीं खराब ना हो जाए पब्लिक। और उस समय के दौरान मैं इधर उधर दुनिया में ट्रेवल कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान के हाथों से जिन जिन को बहुत ही ज्यादा मिस्टेक से चोट लग चुकी थी। और वो मन कहता है ऐसी बात है, और वो मन में सोचा कि हाँ इससे समझ आता है कि आखिर मदर इतनी बीमार क्यों रहती है, और साथ ही में उसी समय पर वो ताकतवर भी लगती है। और उसके नाना जी कहते हैं कि हाँ, और जो उसको ज्यादा चोट लगी थी वो और भी ज्यादा खराब होती जाएगी अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, और क्योंकि उस समय वो उस चोट को ट्रीट नहीं कर सकती थी और वो खुद से अकेले वो सब नहीं कर सकती, और इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। वो मन में सोचता है तो बेक सेंग उन वो असल में मेरे नाना जी है, लेकिन अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ और क्या होगा कि अगर मम्मी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया? तो उसके नाना जी कहते कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तो चलो अभी फॉर्मेलिटीज रहने देते जब तक कि हम तुम्हारी मम्मी से न मिल जाए, और कैसा रहेगा। और ये तुम्हारे लिए भी उनके नाना जी बोलते कि चलो अभी भी बहुत समय बाकी बचा है ना, इससे पहले कि तुम्हारा ग्रुप यहाँ से जाए तो क्यों ना सबसे पहले हम तुम्हारे भाई को ढूंढने चलते। वुमन कहता क्या वो कैंग को भी इसके बारे में पता है? तो उसके नाना जी कहते नहीं, और मैंने तुम्हें ये सबसे पहले बताया क्योंकि तुम सबसे बड़े भाई हो इसलिए। और वुमन कहता ओ ऐसी बात है। और वो मन में सोचता है कि इससे वो कैंग तो और भी ज्यादा चौंक जाएगा। और इसी के साथ में हम माउंट हुआ के ग्रुप के एक रुकने की जगह का सीन देखते हैं, जहां पर कि माउंट हुआ के सबसे ज्यादा पावरफुल राइजिंग स्टार रहते हैं, और जिनको कि हेवनली फ्लेम ट्रियो कहा जाता है, मतलब कि ये 3 लोगों का ग्रुप है। और इसमें ये तीनों ही सबसे ज्यादा यंगेस्ट मास्टर है यहाँ पर, जो कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्टाइल के मास्टर है, और साथ ही में उसको वायलेट डाउन हेवनली आर्ट भी कहा जाता है। और इसीलिए उनको एक टाइटल मिला था कि वो सबसे ज्यादा नौजवान प्लम ब्लॉसम के स्वॉर्ड मास्टर है। और ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा उभरते हुए सितारे थे माउंट हुआ के ग्रुप में, और उनमें से एक था वो कैंग जो कि हमारे वुमन का भाई है, लेकिन उसके कोई पीछे इतना कुछ बैकग्राउंड बड़ा नहीं था, ना ही इसके पास में ज्यादा पैसा था दूसरे 2 लोगों की तरह। और उसकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा अलग थी क्योंकि दूसरे जो 2 मेंबर थे इस ट्रियो के वो बहुत ही ज्यादा बड़े परिवार से आए हुए थे, और यूचो वो सबसे बड़ा बेटा था एक बहुत ही ज्यादा जाने माने परिवार का। और साथ ही में योन मुचल वो तो एक माउंट हुआ के एक जनरल जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था उसका बेटा है, और इसीलिए इन दोनों के स्किल के और बैकग्राउंड के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये वो कैंग के साथ में वो चीज नहीं थी, और भले उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी लेकिन उसके पास में कुछ उसका बैकअप के लिए कुछ नहीं था। और बाकी वो दूसरे जो दोनों लोग थे वो हमेशा अगले जनरल के लिए लक्ष्य रखते थे, और जब उनका बैकग्राउंड और फाइटिंग स्किल्स ठीक ठाक थी, लेकिन फाइटिंग स्किल के मामले में जो वो कैंग था वो इनसे काफी ज्यादा आगे था, और इसीलिए वो उनके लिए एक प्रॉब्लम जैसा था। और भले उनके मास्टर एक थे लेकिन वो बस ऐसे ही करीब होने का नाटक करते थे, और असल में वो तीनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। और हम देखते कि वहां पर एक लड़की कुछ सामान ले रही होती है, वो कैंग कहता है कि बी और क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? और बी भी वहां से चली जाती है और कहती कि हाँ। और इसी के साथ में दूसरे लोग वो कैंग को देख रहे होते। वो कैंग मन में सोचता क्या अगर मैं माउंट हुआ का एक उभरता हुआ सितारा हूँ लेकिन कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता और सब मुझे अवॉइड करते हैं, और चलो कुछ भी हो लेकिन मुझे देखना होगा कि आखिर मेरा ब्रदर क्या कर रहा है।
और एक बार के लिए मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए नहीं, और मुझे ये तो पूछना होगा कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे, और साथ ही में उसने और स्पेयर डीमन ने तब क्या बात की थी। और तभी हम देखते कि दरवाजा खुलता है और उसके नाना जी आते कहते ओह मेरा पोता यहीं पर होना चाहिए, और सच में वो कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और वो क्या कहता है एक मिनट ये तो जेंग हुआंग है नहीं। और दूसरा सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और क्या उसने कहा कि उसका पोता, और क्या उसका पास में पोता भी है यहाँ पर। और तभी जो माउंट हुआ में उनका मास्टर होता है वो कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो सर। और जेंग हुआंग कहता कि ओह और चोल जी मेरे बच्चे, और क्या तुम अभी भी अपनी पेंट में ही टॉयलेट कर देते हो जब तुम जल्दी में होते हो। तो मास्टर कहता कि नहीं, और मैं ऑलरेडी अभी 40 साल से ऊपर का हो चुका, तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और इससे उसके सिवा ये 30 साल पहले की बात है, तो प्लीज इसके बारे में ऑलरेडी भूल जाइए। और इसी के साथ में जांग वांग हंस रहा होता है, और आगे वो कहता है कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ बच्चे। और आगे वो मास्टर कहता है कि ठीक है, तो आखिर आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ। जैंग वांग कहता क्या तुमने सुना नहीं क्या, और मैं यहाँ पर अपने पोते से मिलने आया हूँ। तो दूसरा मास्टर कहता क्या पोता, और क्या यहाँ पर ये भी आपके किसी प्रैंक में से एक है क्या, और मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ में। जैंग वांग कहता कि नहीं, और मैं सच बोल रहा हूँ, और असली बात यह है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, और साथ ही में उसका बेटा यहाँ पर है। तो वो आदमी कहता क्या ये बात सच है, और आपकी बेटी अभी तक जिंदा है। और हे भगवान मुझे यकीन नहीं होता कि आप ये सारी चीजें सीक्रेट रख रहे थे। तो इसका मतलब कि जो मुरिम के रिप्रेजेंटेटिव और इडियट, मेरा मतलब कि आप महान इंसान, आप एक दादाजी मतलब कि बन चुके नाना जी, हाँ ये तो इनक्रेडिबल है। और सामने वाला वो जैंग वांग कहता कि हाँ, और नाना जी वो भी मेरे इतने जवान चेहरे के साथ में, और ये कितनी अजीब बात है नहीं। और सामने वाला मास्टर कहता कि चलो, और आप बोल रहे हो कि आपका पोता यहाँ पर है। तो जैंग वांग कहता कि हाँ वो रहा, और वो रहा तुम्हारा भाई वुमन। और इसी के साथ में वुमन भी कहता कि हाँ मैंने भी उसको देख लिया। वो कैंग कहता क्या, और ब्रो। और इसी के साथ में वो नाना जी कहते कि सॉन्ग वो कैंग, और वो बच्चा मेरा पोता है। और ये बात सभी लोग सुनकर चौंक जाते। कोई कहता इम्पॉसिबल, और वो जैंग वांग का पोता है, और मैंने वो कैंग से ऐसी बात कभी नहीं सुनी, और ये तो इम्पॉसिबल है। और वहां पर एक पीछे लड़की खड़ी होती है, वो मन में सोच रही थी कि तो वो कैंग जैंग हुआंग का पोता है, और ये बात उसने मुझे कभी नहीं बताई। वो कैंग बोलता है कि एक मिनट, और जैंग हुआंग वो मैं उनका पोता हूँ, और मेरा भाई और हम दोनों। तो जैंग हुआंग कहता है कि हाँ, और आगे वो उस मास्टर से कहता है चलो, और चोल जी और क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं उसको अपने साथ में थोड़ी देर के लिए लेके जाऊँ। वो मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचते कि ये बच्चा वो कैंग का भाई है, और वाह, और वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, और भले ही उसका फिजिक वगैरह भी बेहतर है, और उसका नाम क्या था, संग वो मून राइट, और मुझे उसका नाम याद रखना चाहिए। और इसी के साथ में वो कैंग को देखता है, और मन में सोचता कि तो वो कैंग जंग वांग का होता है, और ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और इसी के साथ में हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो कैंग भी यही बोल रहा था क्या ये बात सच है। और उसके नाना जी कहते कि हाँ, और तुम्हें पता है ना कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारा भाई भी यहाँ पर है, उसको भी यकीन है जो मैं बोल रहा हूँ। वो कैंग कहता क्या, तो ये ऐसी बात है। और उसके नाना जी कहते चलो, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करूँ। वो कैंग कहता कि नहीं। और वो मन में सोचता कि लगता है कि वो सच में सच बोल रहा है, और इसका पूरा सेंस बनता है कि आखिर मेरी मम्मी की अभी कंडीशन कैसी है। तो मेरा जो ब्रदर और मैं, हम दोनों ही संग वो उनके पोते। सामने वाला उनका नाना जी कहता चलो, तो अब मैं अपनी बेटी से जल्द मिलना चाहता हूँ, और तुम्हारे जितने भी दूसरे क्लैन वाले उनको इन्फॉर्म कर दो, और यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। वो मुन कहता कि ठीक है नाना जी, और दूसरा वो कैंग भी कहता कि ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर वो टेंट वगैरह जो होते, और वो मुन जब वहां पर जाता है, एक बंदा चिल्ला रहा होता है, कहता तुम वो मुन बच्चे, और आखिर इस समय तुम कहाँ पर चले गए थे, और मैं इस बार तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वो मुन कहता सॉरी सॉरी, और कुछ स्पेशल काम आ गया था, और इसलिए मुझे माफ कर दो। और हम देखते कि एक वहां से साइड में से जाता हुआ बंदा वुमन को देखता और कहता कि ये बच्चा, और इसको मैंने पहले भी तब देखा था, और जब वो अजीब सा बंदा जोर जोर से हंस रहा था, और उसके कारण मुझे भी चोट लगी थी, और तब ये बंदा भी वहीं पर था, ये बास्टर्ड, और ये उसी बास्टर्ड के साथ में था। और मैंने बाद में इसके बारे में पता किया, और वो बैग बॉय जरूर इसी के द्वारा लाया गया होगा, और उसने हमारी ये हालत कर दी। और जो उस कुंदलुन के मास्टर के साथ में होता, उसके बाद में मेरी भी बॉडी की हालत खराब होती रही, और इसलिए मैं स्पेयर डीमन और जैंग हुआंग की लड़ाई को मिस कर गया यार, और ये सब कुछ इसी के कारण। और वो कहता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते एक बंदा कहता ओह ये तो मास्टर योंग रोंग है। और वो योंग रोंग वो उनको देखते हुए मन में सोचा ये बैग लेने वाला बच्चा, और चलो मैं इसको अच्छे से लेसन सिखाता, और शायद अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो दूसरा जो बच्चा था इसके साथ में, मतलब कि इसका नाना जी होता है, ये इसको नहीं पता है। वो कहता है कि वो जरूर दिखेगा, और उसकी मेरे से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई। और भले वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो दो हमारे ब्लू रेड डुअल स्पेयर के सामने तो नहीं टिक सकता। और मैंने अपने सारे पैसे इन दोनों को खरीदने में बिता दिए। और वहां पर दो बॉडीगार्ड्स खड़े होते। आगे वो बंदा कहता है ओए मैंने पूछा आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो मुन कुछ बोलता नहीं, और दूसरा बंदा कहता है कि ये बच्चा पिछली बार भी बिना कुछ बोले ऐसे मिसिंग हो गया था, और बाद में इस बार भी सुबह यही हुआ, और अब जाके ये वापस आया है। और भले सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी। और आगे वो बंदा कहता ओए, और तुम और वो शेर जैसे बालों वाला बच्चा और वो बेवकूफ कहेगा, तुम दोनों ही सच में बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हो। और वो मन में सोचता है कि बेवकूफ हो, तो ये उस दिन वो भी वहां पर था नहीं,
लेकिन मेरे नाना जी को एक बेवकूफ बुलाना। तो वुमन कहता तुम काफी ज्यादा रूड बन रहे हो। सामने वाला बंदा कहता वही तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम बैग उठाने वाले बच्चे। वुमन कहता मैं यहाँ पर अपने काम का पैसा लेने के लिए आया, ना कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और ना ही तुम्हारा नौकर। और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो तो मैं तुमसे अच्छे से बात क्यों करूंगा। और यहाँ तक कि लेडी योन जो कि जिसके लिए तुम काम करते हो वो भी मुझसे ऐसे बात नहीं करती है। और क्या उसको पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो बंदा कहता लगता है कि बात करने से तुम्हें कुछ होने नहीं वाला नहीं और तुम कुछ समझने नहीं वाले, तो चलो इस बच्चे को एक लेसन सिखाओ। और दूसरे बंदे कहते समझ गए। और वो उन लोगों से कहता रुक जाओ। और आज के दिन मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया जो कि बस रैंक और रेपुटेशन का ही उनको परवाह होती है, और तुम लोग बहुत पछताओगे अगर तुम और नजदीक आए। तो एक वो भाले वाला बंदा कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कि तुम किसी तरह के मार्शल आर्ट के मास्टर हो। और दूसरा बंदा कहता ओ बॉय मैं तो डर गया। वुमन कहता मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। एक बंदा कहता चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। और इसी के साथ में वुमन अपने हाथ की एक स्ट्राइक करता है और उस बंदे को एक मारता है, और वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ हमारा ये वुमन ने उस एक बॉडीगार्ड को एक हाथ से मारी होती है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। दूसरा एक जो उनको खरीद कर लाया था वो बंदा कहता आखिर ये क्या था। और वुमन वो देखते कहता हाँ क्या मैंने उसको ज्यादा जोर से मार दिया क्या। तो आगे वो बंदा मन में सोच रहा था कि ये बच्चा ये एक एक्सपर्ट है, और ये एक ऐसा एक्सपर्ट है जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता, और क्या ये शुरू से ही अपना पोटेंशियल छुपा रहा था क्या। और आगे वुमन कहता ठीक है चलो अब अगली बारी तुम्हारी, और चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाता हूँ। तो दूसरा बंदा कहता रुको रुको। और मैं और तभी वहां पर लेडी योन आती है और कहती यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सामने वाला बंदा कहता ओह माय लेडी, और ये बैग उठाने वाला बच्चा ये अचानक से पागल हो गया और इसने मेरे खरीदे हुए एक आदमी को भी मार दिया। वुमन कहता हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या, मार दिया और मैंने बस उसको बेहोश किया था। और आगे लेडी योन कहती क्या तुमने सच में ये सब किया। वुमन कहता हाँ लेकिन मैंने उसको मारा नहीं, और ये लोग थे जो कि सबसे पहले। लेकिन वुमन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले वो दूसरा बंदा कहता कि उसको हमने बस मदद करने के लिए हायर किया, लेकिन वो ऑलरेडी 2 बार ऐसे मिसिंग हो चुका था, तो मैं उसको बस थोड़ा सा लेक्चर देने वाला था, लेकिन अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सेल हो गया और मैंने सही बोला ना। और दूसरे बंदे को ऐसे कोहनी से इशारा कर रहा था। दूसरा बंदा भी कहता कि हाँ सही कहा, और उसने जो भी चीजें कही वो सब सच है। और वुमन कहता कि तो और आखिर तुम इस तरह से कैसे झूठ बोल सकते हो। और लेडी योन कहती कि मुझे दूसरे लोगों की क्वालिटीज पर मैं जो जज करती हूँ उस पर पूरा भरोसा है, और मैंने इस इंसान से पर्सनली पहले बातें की हुई है, तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं जो ऐसी चीजें करेगा। और वुमन कहता सही में। और दूसरा बंदा कहता क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये बैग उठाने वाले बच्चे ने। तभी लेडी योन कहती लेकिन तुम अपनी ताकत को छुपा के रख रहे थे। वुमन कहता कि वेल। और तभी वहां पर जेंग हुआंग आता है और कहता कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों मच रहा है। और तभी एक बंदा कहता हाँ ये बास्टर्ड आखिर यहाँ पर क्या है, और बहुत बहुत अच्छे समय पर आए तुम। लेडी योन कहती जेंग हुआंग, और आखिर जेंग हुआंग और यहाँ पर क्या कर रहे वो। और मतलब मैं तुम्हें बता दूं जेंग हुआंग का पूरा नाम जेंग हुआक बेक सेंग वून है, तो मैं कभी कभी थोड़ा अलग नाम बोलूं तो कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे वो जो बंदा चिल्ला रहा था वो कहता हाँ आखिर क्या कहा, और तुमने कहा जेंग हुआंग। तो वो दूसरा जो अंकल होता कहता कि हाँ, और तुम बेवकूफ कही के, और सामने जो खड़ा इंसान है वो जेंग हुआंग है। और वो बंदा कहता हाँ तुम मजाक कर रहे हो क्या, और आखिर तुम ऐसा मजाक क्यों करोगे। और वो हंसने लगता है। तो वो अंकल कहता ये बात सच है, और मैंने खुद अपनी आंखों से कल की लड़ाई में उसको देखा था। और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, वो कहता इम्पॉसिबल। और फिर वो घुटने पर बैठ जाता है और कहता मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता नहीं था कि आप जेंग हुआंग हो, और प्लीज मेरी जिंदगी छोड़ दो यार, और मैं ऐसी चीजें वापस कभी नहीं करूंगा, और मुझे जिंदा छोड़ दो। रो रहा होता है। तो वुमन के नाना जी कहते हैं कि क्या मैंने इस इंसान को कुछ बोला क्या, वो रो क्यों रहा है। वुमन कहता है शायद तुमने अपनी वो बिना शेप वाली चीज है उसको मारा था पहले। तो उसके नाना जी कहते नहीं, और आखिर मैं ऐसी चीज क्यों करूंगा, और वो भी इतने ज्यादा छोटे से एक पपी के साथ में जो कि मेरी थोड़ी सी चीजें भी मर सकता है। और वुमन कहता हाँ तुमने लास्ट टाइम ये किया था नहीं, और बाद में आपने उस कुनलुन के ग्रुप के एक बंदे को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। तो उसके नाना जी कहते ओ हाँ तब मैंने हंस हंस के जब अपनी चीज है उनको मारा था, सही कहा ना, और उसमें मजा आया था, लेकिन फिर भी इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। और वो बंदा रोए जा रहा था और कहता कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए मास्टर जेंग हुआंग, और मैं एक बेवकूफ था। तो वो नाना जी उसको उठाते हुए कहते कि ओए, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी तरह का लुटेरा या फिर राक्षस हूं ना कि जेंग हुआंग, और ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और तुम खड़े हो जाओ। और वो उसको हवा में उठा देते, और वो बंदा कहता मेरी बॉडी। और जेंग हुआंग कहता कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो यार, और इसी के साथ में उसको कुछ एक्यूपंचर पॉइंट पर मारते, और वो बंदा फिर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकल जाते। जेंग हुआंग कहते कि मैं उसको एक लेसन सिखाने वाला था, लेकिन वो हद से ज्यादा कमजोर है, और मुझे डर है कि कहीं मैं उसको तोड़ ही ना डालूं। वो मन कहता कि ठीक है चलेगा, और चलो, और मैं पक्का करूंगा कि इसके बदले में उसको सारी कीमत चुकानी पड़े, और मैं उसके हड्डियों को ही तोड़ डालूंगा। उसके नाना जी कहते हाँ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, और वो मन में सोचे अरे यार, और मैं उस कुंदलुन ग्रुप वालों से मुझे काफी ज्यादा चीजें सुननी पड़ेगी। और वेल चलो इस बार उनकी ही गलती है, तो इस बार वो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं बहुत ज्यादा शोर मचाऊंगा। और आगे उसके नाना जी मन में सोते चलो, और हाँ मेरा जो पोता है वो काफी ज्यादा तब तक ताकतवर हो जाएगा नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा अगर मैं खुद जाकर उनसे लड़ूं, तो शायद मैं उसको भेज दूंगा। वो मन कहता हाँ आखिर तुम इतना हंस क्यों रहे हो, और इतना क्या मजाक है।
और लेडी योन कहती है कि ये सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हम आपसे मिल पाए मास्टर जेंग हुआंग, और मैं नोबल ली क्लैन की मालकिन हूँ और मेरा नाम योन सी ह्योन है। और वुमन के नाना जी वो देखते हो मन में सोचते कि वाह वो काफी ज्यादा नर्वस है, लेकिन वो दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी कांप नहीं रही और इम्प्रेसिव। और वो कहते हैं कि तो तुम हो यहाँ की मालकिन नहीं, और मेरा मानना यह है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा ये सारा सामान लेकर जा रहे हो ये वुन हैन की तरफ जा रहे हो, राइट? तो योन कहती कि हाँ, और क्या वही जगह है जहाँ पर कि हमारा वो बंगला वगैरह, और अगर आप हमारे साथ में चलोगे तो हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। और वो जेंग हुआंग मन में सोचता कि वाह, और उसको चीजें समझने का उसका नजरिया काफी ज्यादा अच्छा है और साथ में उसके लुक्स भी अच्छे हैं, और उसने सारे मेरे इरादों को तुरंत पता लगा लिया। और जेंग हुआंग कहते कि ठीक है चलो, और मैंने सुना है कि मेरा जो पोता है वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं इस तरह से तुम्हारे लिए एक तरह का कर्जा चुकाने का काम कर सकता हूँ, नहीं? और वो लेडी योन कहती थैंक यू, और वो मन में सोचती कि इससे हमारा ये सफर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, और ये मिरेकल है कि मैं जेंग हुआंग से मिली। और लेकिन ये जो इंसान है संग वो मुन, और वो जेंग हुआंग का पोता है, और वो बस अपनी ताकत ही नहीं छुपा रहा था, लेकिन साथ ही में ये फैक्ट कि भी वो जेंग हुआंग का पोता है, और वो सबसे पहला इंसान है जिससे कि मैंने अच्छे से बात की थी और मेरे परिवार के सिवाय। और इसी के साथ में वो नाना जी कहते चलो, और आखिर हम लोग कब तक ऐसे बात करेंगे, और जल्दी से वुन हैन की तरफ निकलते हैं। तो लेडी योन भी कहती कि हाँ हम समझ गए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कोई बोल रहा था कि चलो, मैंने बोला तो सही मैं चल के जाऊंगा, तो योन कहती नहीं नहीं, और आप पाम एम्परर हो और इसीलिए हर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेबल होगा कि कोई आपसे भी कम उम्र वाली यहाँ पर घोड़ा गाड़ी में जाएगी जब आप चल के जाओगे। तो पाम एम्परर मतलब वो मुन का नाना जी है, उसको पाम एम्परर कहा जाता है क्योंकि उसके हाथों की हथेली की जो टेक्निक है खतरनाक है। और पाम एम्परर कहता है कि चलो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑफर रखूंगा और घोड़ा गाड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ, और तुम दोनों ऐसे चलते रहो, तुम जैसे नौजवानों को तो थोड़ी मुसीबतें सहनी चाहिए। तो वो मुन और वो कैंग कहते ठीक है। और लेडी योन कहते लेकिन आखिर तुम लोग अभी भी बैग उठाकर क्यों चल रहे हो? वो मुन कहता है कि मुझे ये काम करने के लिए हायर किया गया, तो ऑफकोर्स मैं अपने बैग को उठाकर ही जाऊंगा, नहीं? और क्या मुझे ऑलरेडी लेट आने के कारण काम से निकाल जाएगा क्या? तो योन कहती नहीं, तो क्या इसका मतलब कि तुम अभी भी हमारे लिए काम करने वाले की तरह चलोगे? वो मन कहता हाँ बिल्कुल, और मुझे जो चीज़ दी गई वो तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं? और योन मन में सोची कि मुझे पता था कि मैं इस इंसान से बिल्कुल भी झूठ बिल्कुल सहन से नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि इसके पास में कोई कारण होगा सारी चीज़ें छुपाने का। और वो कहते चलो इससे काम नहीं चलेगा, और मैं पाम एम्परर के पोते को ऐसे ही मेरा बैग उठाने वाला बच्चा नहीं बना सकती। तो पाम एम्परर कहता भूल जाओ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो उसको करने दो, और ये पहली बार है जब उसने कोई काम लिया है तो उसको ये काम अंत तक करना चाहिए, नहीं? और लेडी योन भी कहती समझ गई, और वो मन में सोची बहुत सारी चीजें बदल चुकी है बस एक ही दिन में यार, और हमारा व्यापारियों का ग्रुप है वो पाम एम्परर और उसके परिवार के साथ में है, और ये सच में हम पाम एम्परर के पोते को हमारे बैग उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना तो काफी होना चाहिए हमारे पूरे परिवार का नाम वापस बदलने के लिए। और तभी वो कहती चलो, और रात हो जाती है, और वो कहती आज के दिन हम लोग यहीं पर आराम करेंगे। और दूसरे जो लोग होते हैं वुमन के साथ में वो कहते कि वाह, और हम हमारे साथ में रहने के लिए शुक्रिया वुमन, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और मैं सच में काफी ज्यादा शौक हो चुका था जब मुझे ये पता चला कि तुम पाम एम्परर के पोते हो, और मुझे पता नहीं कि अब हम तुम्हें ऐसे ही वुमन बुला सकते कि नहीं? वुमन कहता नहीं नहीं चिंता मत करो, और मुझे बस ऐसे आराम से ही बुलाओ यार, और मैं अभी भी तुम्हारे लिए संग वुमन, और तुम जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे ही करो अभी भी। और तभी एक बंदा कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी और कोई उम्मीद नहीं थी वुमन, और सच में लोगों के लिए मैं हमारी नजरें काफी ज्यादा अच्छी नहीं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी तुमसे ज्यादा दयालु और अच्छा इंसान हो। और दूसरे लोग कहते कि हाँ, और तुम दूसरे लोग हम जैसे छोटे लोगों को भी कम नहीं समझते, और भले ही तुम पाम एम्परर के पोते हो लेकिन तुम इतने अच्छे बच्चे हो। और दूसरा एक बंदा कहता तो क्या हुआ वुमन, और क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि पाम एम्परर तुम्हारे नाना जी है? वुमन कहता नहीं नहीं, और मुझे भी नहीं पता था, और मुझे भी अभी बस कुछ समय पहले ही पता चला है, और मैं भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था। और जब मैंने सुना कि मैं उसका पोता हूँ, और योन भी वो सुन रही होती है, और वो मन में सोची मुझे पता था, और इसने वो जानबूझकर मुझसे वो चीजें नहीं छुपाई। और जब वो सब देख रही होती तो पाम एम्परर उसको देखता है, और वो कहता ओह ऐसी बात है, और मैंने सोचा था कि मैं उसको गोद लेकर अपनी एक पोती बना लूंगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे अपने स्टूडेंट बना लेना चाहिए उसको। और इसी के साथ हमारा वुमन वहां पर लोगों से बात कर रहा था, तो उसका भाई वो कैंग वो देख रहा होता है और सोचता है कि मेरा भाई अभी बहुत ज्यादा बदल चुका है। और इसी के साथ हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जब कोई एक बंदा बोलता है कि ओह ये तो सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर का एक बच्चा है, नहीं? और हम देखते हैं कि वो वुमन का वो छोटा सा टाइगर इधर उधर घूम रहा होता है, और एक बंदा कहता है कि हाँ, और सच में तुम्हारे पास में टैलेंट है वुमन लोगों को सरप्राइज करने का, और एक काफी ज्यादा कीमती और बहुत ही कम दिखने वाला सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर का बच्चा, और कितना क्यूट है। वुमन कहता है कि हाँ, और बच्चे तुम्हें भी थोड़ा बहुत ऐसे उदास लग रहे थे, नहीं? और इतने समय से छुप कर रहने में, और वो मन में सोचता है कि ये जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कीमती होते और ये ऐसे आजादी से कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन अब ये सभी लोग जान रहे हैं कि मैं पाम एम्परर का पोता हूं, तो कोई भी इसको टारगेट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि जब वो टाइगर इधर उधर भाग रहा होता है तभी
वो एक जगह पर रुकता है और डर के मारे वापस वुमन के पास में आ जाता है। वुमन कहता क्या हुआ, और तभी उसके नाना जी कहते हैं कि चलो, और लगता है कि हमारे पास में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। और वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, और तभी वुमन भागते हुए आता है और कहता है कि नाना जी, और हमारे हमसे कोई यहाँ पर सामने आ रहा है। और उसके नाना जी कहते हैं कि हाँ, लगता है कि तुमने भी ये नोटिस कर लिया। वुमन कहता है कि हाँ, वहां पर, और हम लोग अभी उनको देख सकते हैं। और तभी वू कैंग भी सामने देख रहा होता है, और सामने की तरफ बहुत सारे लोग कुछ खड़े होते हैं जिन्होंने मास्क वगैरह पहने होते हैं। और वू कैंग मन में सोचा क्या, और मेरे भाई ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो मैं नोटिस नहीं कर पाया, और इम्पॉसिबल। और जो वो लड़की होती है वो कहती ये, तो उस लड़की का अंकल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ गलत लग रहा है। और वो वू कैंग के नाना जी कहता है कि हाँ, और हम लोग हमारे इस दूसरे सभी व्यापारी दोस्तों को इसके लिए मदद में बुलाकर ऐसा उनको तकलीफ नहीं दे सकते। और चलो सबसे पहले आगे चलकर इन लोगों से निपटते हैं। और वुमन और वू कैंग, तुम दोनों मेरे साथ में आओ। वुमन कहता ठीक है, समझ गया नाना जी। और वू कैंग भी कहता ठीक है। और वू कैंग मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि मेरा भाई वो रेड स्पीयर को हराने में कामयाब रहा, और उसने तो कभी मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं है, और लेकिन वो इतने सारे दुश्मनों को तो कभी हैंडल नहीं कर पाएगा। और पास में जो दूसरी लेडी वन होती है वो कहती है कि जैंग वांग, और क्या ये ठीक रहेगा, क्या आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें। तो जैंग वांग कहता है कि हाँ, और आखिर तुम ऐसे कुछ बैग उठाने वाले लोग जो कि योद्धा के रूप में आए हैं, और ऐसे योद्धा बनने के ड्रेस पहनी उन्होंने, वो असली में योद्धा भी नहीं है, तो वो क्या ही करेंगे, और उधर आके बस वो लाशों की संख्या बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। और वो लड़की की थी, और मैं माफी चाहती हूँ, वो मन में सोची जैसी उम्मीद थी, और उसने नोटिस कर लिया। जैंग हुआंग कहता है कि मैं हूँ उनका टारगेट, और हम लोग आगे जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो तुम लोग यहीं पर रहना और 1 इंच भी यहाँ से हिलना मत, समझ गए। तो वो लड़की कहती ठीक है, और उस लड़की का अंकल भी कहता समझ गए। जैंग हुआंग मन में सोचता है कि मैं उनका टारगेट हूँ, तो दूसरे लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए अगर मैं सामने जाऊंगा, और चलो, और उनकी हिम्मत कैसे मुझे टारगेट करने की, महान पाम एम्परर को। और अब ये सच में देखने लायक मैच होगा। और इसी के साथ में वो नाना जी कहते चलो बॉयज चलते हैं, और बॉयज भी कहते ठीक है। और जब वो लोग जा रहे होते तभी वुमन कुछ नोटिस करता है, और उनके नाना जी कहते 1 मिनट रुको, और ये गंदी सी घटिया सी गंध कहाँ से आ रही है, और क्या किसी ने यहाँ पर पोटी कर ली क्या, और ये गंध तो मुझे सहन ही नहीं हो रही है। और तभी हम देखते कि सामने कोई हंस रहा होता है पागलों की तरह, और जैंग वांग कहता कि ओह, और ये देखते हुए कि कितनी घटिया बदबू आ रही है, ये जरूर कोई ऐसा होगा जो कि अपने आप को हर एक दिन खून में रंगता होगा, और द ब्लडी क्लाउड एम्परर, और जिसको कि एक पोपी क्लाउड पीसर भी कहा जाता है नहीं। और वो मुन हंसते हुए कहता है और पोपी क्लाउड पीसर, कितना अच्छा मजाक किया नहीं। और वो क्या मन में सोता इडियट, और वो कहता है कि वो एक ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस है, और वो सबसे ज्यादा 6 टॉप मास्टर्स में से एक है, और वो एकदम उन 8 हेवनली मार्शल एम्प्रर के बराबर में गिने जाते हैं, अगर बस इसको तुम कागज पर देखो। और आखिर ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस यहाँ पर क्यों है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सामने एक कोई लाल बालों वाली होती है, और वो वहां पर वो खड़ी होती है। और क्या तुमने कभी भी पेड़ और पत्तियों को भी खून बहते हुए देखा है, और तुम देखोगे, अगर तुम कभी भी ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस को देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा। और हम देखते हैं कि सामने वो लाल बाल वाली होती है, और वुमन कहता है 1 मिनट ये, और हम देखते हैं कि वुमन को उसके पीछे से कई सारे लोगों की जैसे आत्माएं दिख रही होती है। वो कहती क्या क्या ये मरे हुए लोगों की आत्मा है। तो जैंग वांग कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, और ये उन लोगों की आत्माएं जिसको कि उन्होंने मारा है, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी और घटिया औरत है। और वुमन वहां पर वो देखते हुए कहता है कि यहाँ पर उन आत्माओं के बीच में छोटे बच्चे भी है। जैंग वांग कहता है कि हाँ बिल्कुल है। और वुमन मन में सोचता है कि ये अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर के इमोर्टल आर्ट में जो पवित्रता है वो एकदम मार्शल आर्ट की जड़ों से शुरू होती है। और कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं मार्शल आर्ट की, वो बस मार्शल आर्ट सीखने के लिए करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर दूसरे भूत वगैरह डीमंस को मारने के लिए करते हैं। और जो वुमन ने सीखा था अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मार्शल आर्ट, ये एक पवित्र आर्ट है जिसके अंदर के सभी तरह की पवित्रता को गिना जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वुमन उसको आत्मा वगैरह देखने का भी विजन मिला हुआ था। और ऑफ कोर्स वो उसको फॉर्मली कुछ मार्शल आर्ट नहीं सिखाया गया था, लेकिन वो ये आर्ट अपने आप ही सीख गया था उस पेंटिंग से, लेकिन बस वो यही सारी चीजें देख सकता था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपनी ओरा स्वॉर्ड निकालता है और भागते हुए उस ब्लडी एम्परर की तरफ जाता है। और वो ब्लडी एम्परर कहती हाँ, और नॉर्थन आई स्टॉर्म हाँ। और तभी वो कहती कि तुम बदतमीज बच्चे। और हम देखते हैं कि जब वुमन को वो लकड़ी लगती है तो वो दूर जाकर गिरता है और एक पेड़ से टकराता है, और पेड़ भी नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ में वू कैंग वहां से भागते हुए कहता कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। और जैंग वांग कहता तुम्हें क्या लगता है ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस, और वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं। और हम देखते हैं कि उस क्लाउड एम्प्रर के वहां पर माथे के ऊपर एक चीरा लग चुका होता है, और वो बोलता है, और वो बोलती है कि उसने बस अपनी ब्लेड की ओरा से मुझे चोट पहुंचा दी ना, और वो भी इतने कम समय में। और उसके घाव धीरे धीरे हील हो जाते हैं, और वो कहता है वाह, और ये बच्चा उसकी हिम्मत कैसे मुझे गुस्सा दिलाने की। जैंग वांग कहता है कि वाह तुम्हारे घाव ठीक हो रहे हैं, और तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो इनक्रेडिबल है, और तुमने ऑलरेडी एक इंसान की लिमिट को तो पार कर दिया। और ठीक है चलो अब ये करते हैं, तुम छोटे पप्पी कहेगी। और वो ब्लड एम्प्रर कहती है कि आखिर वो छोटा बच्चा है कौन। और जैंग वांग कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, चलो कुछ भी हो। और मुझे लगता है कि तुम जब मुरिम की दुश्मन बन चुकी थी तो उसके बाद में उन दूसरे लोगों की कुत्तियां बन चुकी हो नहीं।
और चलो अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं लड़ाई। ब्लडी एम्परर भी कहती कि चलो और बैक सैंग वून, और आज मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लड़ रहे होते, और वो कैंग बोलता है कि भाई तुम ठीक तो हो ना। वुमन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपने अंदर की पूरी एनर्जी को थोड़ा बहुत रिलीज करता है अपने शरीर में, और वो पूरी तरह से हील हो जाता है। उसका भाई कहता है एक मिनट ये क्या, और तुमने अपनी इनर एनर्जी से खुद को हील कर लिया, और अचानक से सच में तुम्हारे साथ में कुछ तो हुआ है। वुमन कहता है वो कैंग, और मेरे पास में अभी ये सब समझाने का समय नहीं है। और तभी उन दोनों के ही दिमाग में आवाज आती है कि मैं इस ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस से निपटूंगा, तो तुम दोनों जाकर उन सभी चमचों से निपट लो, और जो व्यापारी लोग हैं जितने भी तुम्हारे साथ में आए थे वो सभी मारे जाएंगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। वो क्या कहता है ये तो नाना जी की आवाज़ है। वुमन कहते कि ओ, और वो लोग उन सभी दोस्तों को टारगेट कर रहे हैं। और इसी के साथ में वुमन कहता चलो चलते हैं वो गैंग, और दोनों वहां से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कहीं पर कुछ लोगों को मारा जा रहा होता है। एक बंदा कहता है कि ब्लडी क्राउड एम्प्रेस वो वहां पर पाम एम्प्रर से निपट लेगी, तो हमें यहाँ पर इन सभी बच्चों के आने से पहले, इन जो दो बच्चे थे उस पाम एम्प्रर के साथ में, उनके आने से पहले इन सबको मार देना चाहिए। और एक बंदा कहता है ओ जरा ये देखो, और ये काफी ज्यादा प्रीटी है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर इस जैसे इलाके में और इन लोगों के साथ में ऐसी ब्यूटी से मिलूंगा। और दूसरा जो उस लड़की का अंकल होता है वो जमीन पर पड़ा होता है। एक बंदा कहता है कि कोई शक नहीं यार, और मुझे लगता है कि हम इन सभी लोगों को मारकर इसके साथ में कुछ मजे कर सकते हैं। और एक बंदा कहता है बहुत अच्छे, और मुझे लगता है कि लीडर को भी ये बहुत पसंद आएगी। और दूसरा बंदा कहता है कि चलो अब ज्यादा हिचकिचाना मत और हमारे साथ में चलो। और वो लड़की कहते तुम बास्टर्ड कौन और आखिर को क्यों? तो उसका अंकल कहता है कि उसको छूने की कोशिश भी मत करना। तो एक आदमी उसको एक लात मारते हुए कहता है कि ये शिटी ओल्ड मैन, ये बस भौंक सकता है लेकिन काट नहीं सकता। और दूसरा बंदा कहता है चलो, लेकिन हम इसको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकते इस लड़की को, तो इसलिए इसके सारे जितने भी की चैनल है उनको काट डालते। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने जब अपनी आंखें बंद कर ली होती है और मन में सोचती अरे नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी वो मुन वहां पर आता है और कहता है कि ओए, और अपने गंदे हाथ से उसको छूने की भी कोशिश मत करना, और उसका हाथ ही काट देता है एक का। और वो बंदा कहता है अरे नहीं मेरा हाथ। दूसरा बंदा कहता है आखिर तुम हो कौन? और एक बंदा कहता है कि ये उन्हीं दो बच्चों में से एक है, और पहला जिसका हाथ कटा था वो कहता है इस बच्चे ने मेरा हाथ काटने की हिम्मत की और इन दोनों को ही मार डालेंगे हम। वो मुन कहता बास्टार्ड्स। और जो लड़की होती है वो वुमन को देखते हुए कहते हैं कि हाँ वुमन, और वो शर्मा रही होती है। और वुमन इधर उधर देखते हुए कहता है इतने सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और मिस्टर वोन, मिस्टर चोन, और वो सभी लोग बैग उठाने वाले थे, कोई योद्धा वगैरह नहीं थे, और वो सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे और दयालु इंसान थे, और वो कोई ऐसे लोग नहीं जो कि तुम बास्टार्ड जिनके पास इनको मारने का हक हो। और इसी के साथ हमारा ये वुमन बोल रहा होता है कि वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको कि तुम बास्टार्ड मार सको। और एक जो सामने वाला गुंडा होता है वो कहता है कि हाँ, और हमें तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही बच्चे। दूसरा जिसका हाथ कट चुका होता है वो कहता है कि तुमने मेरा हाथ काटा, मैं तुम्हारे सारे शरीर के हिस्से काट डालूंगा। और वो लड़की कहती वुमन ये सभी लोग बहुत ताकतवर है और तुम भी मारे जाओगे, और तुम हम में से एक नहीं हो तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। वुमन कहता नहीं, और भले कुछ भी हो लेकिन मुझे तुम लोगों ने हायर किया था, और यहाँ पर जितने भी लोगों की जान गई वो सभी मेरे साथ ही थे। और वो लड़की वो सुनती आगे वुमन उनकी तरफ जाते हुए कहता कि मैं इन लोगों को ऐसे माफ नहीं कर सकता, और गुस्से में उनकी तरफ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कहीं और का सीन जहां पर कि ब्लडी क्लाउड एम्प्रर ने वहां पर पाम एम्प्रर के छाती में जैसे तलवार घुसा दी हो, और वो बोलती है कि पाम एम्प्रर बैक सैंग मून, और लगता है कि तुम्हारी जो उम्र है वो फाइनली तुम्हारे ऊपर असर दिखा रही है नहीं। और वो पाम एम्प्रर कहता है ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस तुम, और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मर गया हो, लेकिन आगे कहता है ये तो मेरी लाइन है। और इसी के साथ में वो अपनी जगह से जैसे वो इल्यूजन होता है और गायब हो जाता है, और पीछे वो आता है कहता है कि हाँ, और तुम इतनी सिंपल ट्रिक से बेवकूफ बन गई। तो वो ब्लडी एम्प्रर कहती है कि कौन बेवकूफ बन गया? और तभी पाम एम्प्रर नीचे देखते हो कहता ओह, और तुम एक कदम आगे का सोच के चल रही हो, हाँ, और सच में तुम अपने नाम के लायक हो। और इसी के साथ में वो ब्लडी एम्प्रर कहते कि चलो, और इसी के साथ हमारी बातचीत खत्म करते। पाम एम्प्रर कहता है लगता है कि मुझे भी अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा नहीं। और इसी के साथ में वो अपना हाथ नीचे मारता है, और बाद में वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं, और हम वापस वुमन के वहां का सीन देखते हैं। वुमन उन गुंडों को मारे जा रहा था, और एक गुंडा कहता आखिर ये क्या यार, और ये दूसरा इसकी मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई उसको रोको। और वुमन सभी को अपने हाथ से मार मार कर उड़ाया जा रहा होता है। एक बंदा कहता ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, दूसरा बंदा कहता जल्दी से उसको मारो। और वुमन जब अपनी जगह से थोड़ा गायब होता है, और दूसरे लोग कहते एक मिनट वो गायब हो गया, और एक बंदा कहता है ये सब क्या चल रहा है, और वुमन उनके पीछे आकर उन दोनों को ही काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि साइड में एक बंदा मरता है, और वुमन मन में सोचता है कि ये जो डिवाइन मिराज स्टेप है ये सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और यहाँ पर वो कैंग भी कहीं पर लड़े जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ कुछ दो लोग वो देख रहे होते। एक बंदा कहता है कि क्या वो बच्चा कौन है? दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि हमारे पास में पाम एम्प्रर के सिवाय बस एक ही बंदा प्रॉब्लम होगा जो कि वो कैंग होगा, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन है? और वो कैंग वहां पर लड़ रहा होता है, और वुमन के पास में आता है और कहता है ब्रो, और मैं लेफ्ट साइड से निपटने में थोड़ा बिजी था। और वुमन कहता वो कैंग, और तभी दूसरे लोग कहते कि ओह, और प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन वो सॉन्ग कैंग यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ में सभी लोग कहते हैं कि हम लोग बच गए। और वो लड़की मन में सोचती चलो कुछ उम्मीद तो है। और ये बात तो हमें पता थी कि मास्टर सॉन्ग ताकतवर है, मतलब वो कैंग,
और लेकिन ये नहीं पता था कि वो मून भी इतना ताकतवर होगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर वो मून और वो कैंग दोनों ही उन लुटेरों को मारे जा रहे होते। वो कैंग मन में सोचता कि आखिर ये लोग है कौन, और इनमें से हर एक इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है और ये लोग एटलीस्ट एक सेकेंड टियर के मास्टर होंगे और यहाँ पर इनके जैसे 100 से भी ज्यादा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वहां पर जो ऊपर 2 लोग हमें दूर से देख रहे हैं उनसे निपट पाऊंगा। और जो ब्लडी एम्परर है उसको ऐसा जानना जाता है कि वो अकेले ही एक्ट करती है, तो आखिर वो इतने सारे ग्रुप वाले लोगों के साथ में क्यों है, और ये लोग है कौन, और क्या ये लोग ब्लैक बुल गैंग है या फिर ये डार्क हॉर्स मार्शल आर्ट सेक्ट है। और हम देखते हैं कि आगे वो गैंग मन में सोच रहा था, लेकिन जिस समय मैं 3 लोगों को काटता तो मेरा भाई 5 लोगों को काट रहा है और उसकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और क्या ये सच में मेरा ही भाई। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो गैंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और मैं यहाँ पर हार नहीं सकता यार, और मैं प्लम ब्लॉसम का स्वॉर्डमैन हूँ। और इसी के साथ में वो अभी उन लोगों को अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल कर मारता है और वुमन मन में सोचा कि वो फाइनली एक सच में इनक्रेडिबल फाइटर बन चुका है यार, और मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते उससे नहीं हार सकता। और इसी के साथ में वो डिवाइन मिराज स्टेप इस्तेमाल करता है और अपनी जगह से गायब होते हुए दूसरे लोगों को मारे जा रहा होता है। और दूसरे जो गुंडे होते हैं, एक बंदा कहता है आखिर वो इतनी ज्यादा तेज हवा कैसे क्रिएट कर सकता है, और दूसरा बंदा कहता है उसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी और अपना गार्ड हटाना मत। और वुमन मन में सोचा अभी भी बहुत सारे लोग हैं यार, मुझे प्लान की जरूरत है। और वो कहता है हाँ सही कहा। और इसी के साथ में उसको वो स्पेयर डिमन वाली लड़ाई याद आती है, तो वुमन अलग अलग जगह पर अपने हाथ से कुछ मारता है और वो लोग कहते हैं अरे नहीं, और ये इसके हाथ की जो हवा है इसको अवॉइड करो, और वो लोग साइड में से अवॉइड करते हुए बीच में आ जाते हैं और वुमन कहता है अब तुम फंस गए। और इसी के साथ में वो अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है कि क्लाउड ब्रस्ट, और दूसरे लोग कहते हैं ऊपर देखो, और हम देखते हैं कि वुमन एक ही वार से सभी लोगों को मार देता है। और वो मन में सोचता है कि मैंने स्पेयर डिमन की स्पेयर की का इस्तेमाल किया और साथ ही में वो पेंटिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया, और ये सारी चीजें ज्यादा नंबर वाले जो लोग होते हैं उनसे निपटने में अच्छी रहती है। एक बंदा ऊपर से जो देख रहा था वो कहता कि हमारे 30 लोग एक बार में मारे गए और हम लोग बस ऐसे देखते नहीं रह सकते। और इसी के साथ में वो दोनों भी वहां पर वुमन के सामने आते। एक बंदा कहता तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और अब हम लोग इनसे निपटेंगे, और वुमन कहता ये लोग आ गए यहाँ पर। और उन दोनों में से एक बंदा वुमन की तरफ जाते हुए कहता कि तुम जरूर उस पाम एम्परर का बेवकूफ होते होंगे नहीं, और कितनी अजीब बात है, और हमने तो सुना था कि तुम लड़ाई में इतने कुछ खास नहीं हो। और वुमन उसकी तलवार को रोकते हुए कहता आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दूसरा कहता कि वो कैंग, और जैसी उम्मीद थी प्लम ब्लॉसम के स्वॉर्डमैन से, लेकिन अब बस बहुत खेल खेल लिया। और वो कैंग मन में सोचता है कि 1 मिनट, और ये सच में काफी ज्यादा शोर मचाने वालों में से नहीं। और वुमन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तो पता नहीं, क्या आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या पता, लेकिन अब मैं वो पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा हूँ और मैं तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं हारने वाला। तो दूसरा बंदा कहता है कि लगता है कि ये इडियट सच में पागल हो चुका है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, मेरा नाम यू म्योंग सो है। तो वो मन कहता क्या आजकल कचरों को भी नाम दिया जाने लगा है क्या, और अब बात करना बंद करो और मुझसे लड़ो बेवकूफ। और वो कैंग उनको देखते हुए कहता 1 मिनट, और यू म्योंग सो, और ये तो यूनान के इविल 3 में से एक है नहीं, और मुझे पता था कि ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं, लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि यूनान के इविल 3, और ये सबसे ज्यादा जाने माने क्रिमिनल्स है यूनान नाम के शहर में, और उनके बीच में भी यू म्योंग सो जो कि एक डार्क ब्लेड यूजर है, और उसको एक डार्क डेमोनिक स्वॉर्ड स्टाइल कहीं से मिल गई थी इत्तेफाक से, और उसके बाद में वो उसका मास्टर बन चुका था और सारे बुरे काम कर रहा था उसका इस्तेमाल करके। और जैसा कि ब्लडी क्लाउड एम्परर है, ये लोग ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग नहीं करते थे और अकेले ही काम करते थे। और वुकेंग मन में सोचा है अगर यू म्योंग सो यहाँ पर है तो ये दूसरा इंसान भी कोई जाना माना ही होगा, और ये बहुत ज्यादा बुरा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दूसरे बंदे से लड़ रहा होता है, और एक बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा बुलाने की, और तुम गए। और वो यूसुंग पर किसी तरह के वो शेडो से हमला करता है, और यूसुंग वो देखता है और इसी के साथ में वो अपनी तलवार सामने लाता है और उसके शेडोज को पीछे धकेल लाता है। वो मन में सोचता है कि वो बिना शेप वाली ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है, और इसका मतलब कि मुझे भी अब इसी का इस्तेमाल करना होगा नहीं। और यूसुंग भी और वो मन भी उसी के वैसे जैसे सेम टेक्निक इस्तेमाल करता है। और सामने वाला बंदा कहता है 1 मिनट, और ये तलवार का हिलता हुआ ओरा, और आखिर तुमने ऐसी टेक्निक कहाँ से सीख ली, और तुम हो कौन, तुम साले पागल इंसान कही। और इसी के साथ में वो मन कहता है बकवास बंद करो, और मेरे ये तो बस अभी शुरुआत है। और इसी के साथ में वो उस बंदे की तरफ बढ़ता है, और सामने वाला बंदा मन में सोचता आखिर ये क्या, और उसकी तलवार धीमी हो गई क्या, और नहीं। और अचानक से वो कहता मुझे फोकस करना होगा, लेकिन वो उसको वुमन की तलवार लग जाती है और कहता चीट, और आखिर ये कब हुआ। और आगे वो बहुत सारी तलवारें इस्तेमाल करते कहता ये बुरा और मुझे उसको एक ही बार में मारना होगा। और वो कहता डार्क डेमोनिक स्वॉर्ड स्टाइल, और वो सारी तलवारें वुमन को जाकर लगती है, और वो कहता कि वो फंस गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुमन का वो छलावा होता है और वो उस जगह से गायब हो जाता है, और वुमन उसके पीछे पहुंच जाता है। तो वो सामने वाला बंदा कहता क्या, और इस बार मैं फंस गया यार उसकी जगह पर, और ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक गया हो, और क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। और लगता है कि जो लीडर है उन्होंने एक गलत जजमेंट कर दिया, और उन लोगों ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि उनको लग रहा था कि पाम एम्परर और वो कैंग के सिवाय कोई और हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये बात नहीं थी। और उनके पास में एक इतना बड़ा हुक्म का इक्का था, और उनके पास में एक मॉन्स्टर था। और हम देखते कि वो जब भी बोल रहा होता है तभी वो उसके 2 टुकड़े कर डालता है,
और वो बंदा वहां पर मर जाता है। और जब वुमन ने इस साइड वाले को मार दिया था वो कहता है कि मैंने कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि वो कौन, और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो वो कैंग होता है वो भी एक बंदे को काट देता है और उसका भी दुश्मन मारा जाता है। और वुमन कहता है वो कैंग तुम ठीक तो हो ना? वो कैंग कहता है बिल्कुल। और वो मन में सोचा इम्पॉसिबल है और मेरा भाई मुझसे ज्यादा ताकतवर है और वो भी हद से ज्यादा, और वो तो बेसिकली एक लेजेंड के लेवल पर है नहीं। और वुमन कहता चलो और अभी भी कुछ लोग बचे और जल्दी से चलते वो कैंग। और वो कैंग कहता ठीक है। और तभी एक बंदा कहता रुक जाओ और अपने हथियार फेंक दो। और उन लोगों ने उस लड़की और दूसरे लोगों को है ना बंदी बना लिया होता है। एक बंदा कहता है अपने हथियार अभी कभी फेंक दो अगर तुम इस औरत को मरते हुए नहीं देखना चाहते हो। और इसी के साथ हमारा ये उस लड़की और उसके अंकल को बंदी बना लिया होता है और बोलते हैं कि अपने हथियार को अभी कभी फेंक दो अगर तुम इस औरत को मरते हुए नहीं देखना चाहते हो। वो मुन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। और वो कहता है कि जरा अभी के लिए वो जो बोलते वही करते ब्रो। और सामने वाला बंदा कहता है हाँ तुम्हारा छोटा भाई ज्यादा स्मार्ट है और तुमने अच्छी सोच रखी और हथियार फेंक दो। वो मुन कहता रुको, और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग दूसरे लोगों को जिंदा छोड़ देंगे भले हम लोग सरेंडर कर दे फिर भी? और अगर हम लोगों को भी वो लोग पकड़ लेंगे तो वो हमें भी एक बंदी बना के इस्तेमाल करेंगे। और वो कैंग मन में सोचा कि हाँ, और मैं सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी सोच रहा था। और अगर हम लोग पकड़े जाते तो पाम एम्परर हमारे नाना जी उनको धमकी दी जाती। और वो मन कहता कि हम लोग ये नहीं कर सकते जैसा कि वो लोग बोल रहे किसी भी कीमत पर नहीं। और वो कैंग भी कहता लेकिन हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। और तभी हम देखते कि ऊपर से पाम एम्परर आता है, कहता कि तुम सच में फालतू की चीजों की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। और दूसरे लोग देखते हैं और कहते क्या? और तभी पाम एम्परर एक हमला करता है और अपनी चीज से उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने कि बंदी बना के रखा होता है। और उनके सबके सिर में वो चीज जाके लगती है। वुमन और वुकेंग बोलते कि नाना जी, और दूसरे लोग कहते कि पाम एम्परर कहता कि अगर वो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते होते तो वो कभी भी मेरे सामने हॉस्टेज लेने की कोशिश नहीं करते। और वो लड़की कहती कि ये सच में एक पाम एम्परर की ताकत है। और उसका अंकल बोलता है कि यहाँ तक कि ऐसे खतरनाक वॉरियर्स भी उसके सामने कमजोर है। और वुमन कहता है कि नाना जी आखिर ये, और वुकेंग कहता है कि क्या आपने ऑलरेडी ब्लडी क्लाउड एम्परर को हरा दिया? और उनके नाना जी कहते उसके बारे में। और हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते जब ब्लडी एम्परर और पाम एम्परर दोनों लड़ रहे होते तो पाम एम्परर कहता कि हाँ तुम सच में मेरे साथ में बराबरी से लड़ रहे हो और इतने लंबे समय तक तुम मुझसे लड़ पाए इसके लिए तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। और दूसरा बंदा कहता कि हाँ लड़ पाया और तुम ये नहीं मानना चाहते कि मैं तुम्हें पीछे धकेला हूँ? और क्या तुम सच में अभी कुछ ज्यादा ही अभी नहीं बोल रहे हो? और चलो तो मैं तुम्हें ये तुरंत एक्सपीरियंस करवाऊंगी और ऐसी फीलिंग की तुम्हारी आत्मा मेरे हाथों से ले ली जाएगी आज। और पाम एम्परर कहता है अरे रे, और वो मन में सोचा कि मैंने इतनी ज्यादा खतरनाक ब्लड लस्ट कभी नहीं देखी है। और ब्लडी एम्परर कहते कि हाँ अब तुम मरो पाम एम्परर। और तभी वो कुछ नोटिस करती है और हम देखते हैं कि उसके सिर पर जो वुमन ने चोट लगाई होती है वहां से खून निकलने लगता है। और पाम एम्परर कहता क्या? और ब्लडी एम्परर कहते ये मत कहना कि वो पहले वाले उस बच्चे का हमला। और तभी पाम एम्परर कहता अभी मेरा चांस है और अब तुम गए ब्लडी एम्परर कही की। और इसी के साथ में ब्लडी एम्परर कहती शिट, और अरे नहीं। और इसी के साथ में वो कहता तो क्या ब्रदर ने जो पहले उस पर हमला किया था उसके कारण इतना फर्क पड़ा? तो पाम एम्परर कहता कि हाँ। और वो मून की जो ब्लेड का ऑरा था वो उसकी बॉडी में रह गया था और धीरे धीरे उसके अंदर के ऑरा को रोके जा रहा था। और ऑफकोर्स ये कोई सीरियस घाव नहीं था, लेकिन ये छोटे से डिफरेंस के कारण मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिली। और वो मून कहता कि वाह, तो क्या वो मर गई? और आखिर उन आत्माओं का क्या, उन सब का क्या हुआ? तो उसके नाना जी कहते बहुत बेकार चीज है लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया यार। और वो घटिया औरत सच में भागने में बहुत ज्यादा अच्छी है। और हम देखते कहीं और जहाँ पर कि ब्लडी एम्परर वहां पर से भाग रही होती है और भागते हुए कि पाम एम्परर और उसका पोता, मैं उन दोनों को ही मार डालूंगी। और इसी के साथ में हम अभी का सीन देखते जहाँ पर कि वुमन बोल रहा था कि उस औरत ने यहाँ तक कि बच्चों को भी मार दिया। और जितने भी ये नोबल ली व्यापारी ग्रुप के जितने भी लोग थे वो सब बोले थे यार, और मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता। और वो कैंग वो देख रहा था और उसके नाना जी कहते कि मैं भी उसको कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन अब वो यहाँ से भाग चुके तो हमें अभी वही चीज करनी चाहिए जो कि हम कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर उसके नाना जी कहते कि सारी बॉडीज को इकट्ठा करो और मैं उन सबको जला दूंगा। और जितने भी हमारे यहाँ पर व्यापारी ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनकी बॉडीज को यहाँ पर घोड़ा गाड़ी पर चढ़ा दो। और आगे उसके नाना जी बोल रहे थे कि मैं उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ और इसलिए उनके परिवार के लिए जो भी हो सके मैं वो करूंगा। और साथ ही में हमारे पास में कुछ लोगों को चोट लगी तो हमें जल्दी करना चाहिए। और इसी के साथ में वो लोग वापस उनके शहर में पहुंच जाते। और कोई कहता कि हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए और जिंदा पहुंच गए यार। और सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए कहते कि फाइनली। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सफर इतना खतरनाक रहेगा यार, और हमें भगवान ने बचा लिया। और तभी जो वो लेडी युवान का जो अंकल होता है वो कहता बहुत अच्छे तुम सभी लोग, और हम लोग कार्गो के लिए कल निकलेंगे तो अभी तुमको जो भी चोट लगी उसको ठीक करो। और वो क्या कहता कि सर आपको भी बहुत ज्यादा चोट लगी और आपको आराम करना चाहिए। तो वो अंकल कहता कि मैं ठीक हूँ और मेरी लापरवाही के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, और इसीलिए मैं ये सब चीजें जब खत्म हो जाएगी और सभी लोगों को जब ट्रीटमेंट मिलेगा बाद में लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई उसको एक उंगली लगाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। और पाम एम्परर कहता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा कूल एक्टिंग कर रहे हो जबकि तुम मरने वाले हो, और मैंने तुम्हारे ज्यादातर खून बहना रोक दिया तो इसीलिए बाकी सारे लोगों के साथ में इसको भी ले जाओ और इसको भी थोड़ी जड़ी बूटी वगैरह खिलाओ।
और वो दूसरा बंदा कहता ठीक है समझ गया। और जेंग हुआंग कहता ठीक है चलो अब अगला। वो मन कहता लेकिन आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग थे कौन। तो उसके नाना जी कहते कि बहुत अच्छा सवाल और मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं है। और जितने भी बचे कुचे लोग थे उन्होंने वो जहरीली गोलियां खाकर खुद की जान खत्म कर ली। लेकिन ये देखते हुए कि वो अपनी पहचान छुपाना कितना ज्यादा जरूरी समझ रहे थे, तो वो जरूर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो कि मेरे जानने से डर रहे होंगे, और या फिर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हो और वो पब्लिक में अपने आप को दिखाना नहीं चाहते थे। वुमन कहता कोई इविल कल्ट, क्या ये हो सकता है चियोन्मा कल्ट, मतलब कि डेमोनिक कल्ट। तो उसके नाना जी कहते नहीं ये नहीं हो सकता। वुमन कहता क्यों नहीं। उसके नाना जी कहते ताकत। वुमन कहता ताकत। उसके नाना जी कहते कि हाँ और ताकत, डेमोनिक कल्ट या फिर चियोन्मा कल्ट, उनका जो मेन लक्ष्य है वो है अल्टीमेट ताकत और भले किसी भी कीमत पर। और इसीलिए वो छुपकर मुझे मारने की कोशिश करेंगे नहीं, और जब वो पकड़े जाएंगे तो अपनी जान ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो लोग एक इविल कल्ट है लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा एकदम अपने मर्दाना रहते हैं यार। और वो ऐसे किसी को बंदी बनाने जैसी चीजें नहीं करते या फिर सीक्रेट हमला नहीं। और अगर वो किसी मिशन पर जाते तो वो उसको एकदम गर्व से पूरा करते और वो अपना सिर ऊपर रखते हैं। और इसी तरह से तो चियोन्मा का कल्ट एकदम अपना काम करता है। और रूमून कहता ओ ऐसी बात है। और इसी के साथ में उसके नाना जी कहते हैं कि जो पिछली बार चियोन्मा कल्ट दिखा था वो कुछ 50 साल पहले था, और हम जो दुनिया के 8 सबसे ताकतवर योद्धा थे, हम ही ने उस बार उस चियोन्मा को उस समय हराया था। और वो सबसे ताकतवर इंसान था जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में लड़ा हुआ हूँ। और इसीलिए मुझे एकदम अच्छे से याद है और उसके कल्ट के सारे नियम अच्छे से याद है। और ये उनका